नमस्कार, सभी का स्वागत है केमिस्ट्री बाई रामनिवास सोईवाल सर यूट्यूब चैनल पर। हम अध्ययन कर रहे थे सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर का, यानी ये 12th साइंस की रसायन विज्ञान का चैप्टर नंबर 5 है। इस सरफेस केमिस्ट्री के हमारे 22 पार्ट कंप्लीट हो चुके थे और आज हमारा पार्ट नंबर 23 रहेगा। यानी अपन कह सकते हैं कि आज इस सरफेस केमिस्ट्री की हमारी अंतिम क्लास रहेगी, अंतिम वीडियो। यानी हमारा सरफेस केमिस्ट्री का जो अंतिम टॉपिक है कोलॉइडों के अनुप्रयोग, इसका अध्ययन हम इस पार्ट नंबर 23 में करेंगे, या ऐसे कह सकते हैं कि वीडियो नंबर 23 में। तो ये टॉपिक अंतिम टॉपिक है इस सरफेस केमिस्ट्री का, कोलॉइडों के अनुप्रयोग, यानी एप्लीकेशंस ऑफ कोलॉइड्स। यानी इस वीडियो के साथ ही हमारा ये सरफेस केमिस्ट्री वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो लगातार आप मेरे साथ अंत तक बने रहिए कि कोलॉइडों के अनुप्रयोग कौन कौन से हैं। देखो, मैंने कोलॉइडों के अनुप्रयोग लिख दिए हैं। इम्पोर्टेंट अनुप्रयोग हैं। पहला है खाद्य पदार्थों में, दूसरा औषधि उद्योग में, तीसरा जल के शुद्धिकरण में, चौथा वायु मल के निस्तारण में, पांचवा चर्म शोधन यानी चमड़े के शोधन में, 6 नंबर रबर उद्योग में, 7 रक्त स्त्राव रोकने में यानी रक्त का थक्का बनाने में, 8 कोलॉइडी बारिश या कोलॉइडी वर्षा में, 9 फोटोग्राफी में यानी फोटोग्राफिक फिल्म बनाने में, 10 आकाश का नीला रंग और 11 धूम्र अवक्षेपण में और 12 है डेल्टा का निर्माण। इन सभी का हम 1 बाय 1 अध्ययन करेंगे, एक एक को हम डिटेल से समझेंगे। देखो, पहले बात करते हैं हम खाद्य पदार्थों में। खाद्य पदार्थों में देखो, हम क्या कह सकते हैं कि विभिन्न खाद्य पदार्थ जैसे दूध, दही, मक्खन, दूध, दही, मक्खन, आइसक्रीम, हलवा, ये देखो, ये विभिन्न खाद्य पदार्थ हैं जो कोलॉइडी पदार्थ ही होते हैं। ये अपन कह सकते हैं कि कोलॉइड रूप में पाए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि खाद्य पदार्थों में भी कोलॉइडों का उपयोग होता है। दूसरा है हमारा औषधि उद्योग में। देखो, औषधि उद्योग में भी कोलॉइडों का महत्वपूर्ण उपयोग होता है। देखो, हम क्या कहेंगे, हम इसमें कहेंगे कि कोलॉइडी कणों की या कोलॉइडों की अधिशोषण क्षमता अधिक होने के कारण इनका उपयोग औषधि उद्योग में किया जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे 2 कोलॉइडी औषधियां हैं, एक तो है ओर्जिरोल। देखो, नाम को आप ध्यान में रखोगे, ओर्जिरोल व प्रोटोजिरोल। देखो, ये 2 कोलॉइडी औषधियां हैं। ये औषधियां वास्तव में क्या है, ये एजी यानी सिल्वर के रक्षित कोलॉइडी विलयन है। रक्षित कोलॉइडी विलयन है। इनका उपयोग किया जाता है हमारी जो आँख होती है, यानी हम कह सकते हैं आँखों की पलकों, ध्यान से समझना, आँखों की पलकों के उपचार में इनका उपयोग किया जाता है। ओर्जिरोल व प्रोटोजिरोल नामक कोलॉइडी औषधियाँ हैं। ये औषधियाँ एजी के रक्षित कोलॉइड होते हैं।
इनका उपयोग आँखों की पलकों के उपचार में किया जाता है। इसके अलावा हम बात करें AU, MN, CA, FE और CU इत्यादि धातुओं के, क्या कहेंगे, इत्यादि धातुओं के कोलोइडों का उपयोग, कोलोइडों का उपयोग स्वास्थ्यवर्धक टॉनिक, क्या कहेंगे, स्वास्थ्यवर्धक टॉनिक के रूप में किया जाता है। AU, MN, CA, FE, CU यानी अपन कह सकते हैं सोना, मैंगनीज, कैल्शियम, आयरन, कॉपर इत्यादि धातुओं के कोलोइडों का उपयोग स्वास्थ्यवर्धक टॉनिक के रूप में किया जाता है। इसके अलावा अपन बात करें जो कोलोइडी सल्फर होता है, जिसे हम गंधक भी कहते हैं, कोलोइडी सल्फर का उपयोग तीव्र कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। इसके अलावा हम ले सकते हैं कोलोइडी एंटीमनी, कोलोइडी एंटीमनी का उपयोग कालाजार नामक, क्या कहेंगे, एक रोग का नाम है कालाजार नामक रोग के उपचार में किया जाता है। तो ओवरऑल अपन कह सकते हैं कि कोलोइडों की अधिशोषण क्षमता अधिक होने के कारण इनका उपयोग औषधि उद्योग में बहुतायत से किया जाता है। हमने एग्जाम्पल लिए, हमने 2 औषधियाँ ली, ओर्जिरोल व प्रोटोर्जिरोल। ये एजी के रक्षित कोलोइड होते हैं, इनका उपयोग आँखों की पलकों के उपचार में किया जाता है, आँखों की पलकों के उपचार में। इसके अलावा हमने कुछ धातुओं के कोलोइडी विलयन लिए, AU, MN, CA, FE, CU इत्यादि धातुओं के कोलोइडों का उपयोग स्वास्थ्यवर्धक टॉनिक के रूप में किया जाता है। जो कोलोइडी सल्फर होता है इसका उपयोग तीव्र कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। इसके अलावा कोलोइडी एंटीमनी का उपयोग कालाजार नामक रोग के उपचार में किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि औषधि उद्योग में भी कोलोइडों का उपयोग किया जाता है। तो ये हमारे 2 उपयोग हो गई, पहला खाद्य पदार्थों में और दूसरा औषधि उद्योग में। अब ले रहे हैं हम नेक्स्ट जल के शुद्धिकरण में। देखो, जल के शुद्धिकरण में भी कोलोइडों का उपयोग किया जाता है। हमारा नेक्स्ट अनुप्रयोग हम ले सकते हैं जल के शुद्धिकरण में। 3 नंबर है जल के शुद्धिकरण में। जल के शुद्धिकरण में यानी अशुद्ध जल को शुद्ध करने में, जल के शुद्धिकरण में। देखो, हमें पता है अशुद्ध जल में धूल मिट्टी के कणों की अशुद्धियां होती हैं जो ऋणावेशित कोलोइडी विलयन होते हैं। क्या होते हैं? ऋणावेशित कोलोइडी विलयन। हम अशुद्ध जल में फिटकरी मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे? फिटकरी। तो फिटकरी के जो धनायन होते हैं K+ और Al3+, ये धूल मिट्टी के कणों का
स्कंदन कर देते हैं, या अपन कहेंगे कि उनको उदासीन कर देते हैं, जिसके कारण धूल मिट्टी के कण तली के अंदर बैठ जाएंगे और जो स्वच्छ जल है उसको हम छान कर अलग कर लेंगे। तो इस प्रकार हम जल के शुद्धिकरण में भी कोलोइड का उपयोग करते हैं। देखो मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि जो अशुद्ध जल है, अशुद्ध जल, इसमें धूल मिट्टी के कण होते हैं, धूल मिट्टी के कण। ये धूल मिट्टी के कण ऋणावेशित कोलोइडी कण होते हैं, ऋणावेशित कोलोइडी कण, ऋणावेशित कोलोइडी कण होते हैं। जब हम अशुद्ध जल में क्या मिलाएंगे, फिटकरी, तो फिटकरी के जो धनायन हैं K+ और Al3+, ये क्या करेंगे, ये इस ऋणावेशित कोलोइडी कणों को स्कंदित कर देते हैं। स्कंदित करके ये तली में बैठ जाएंगे, तली में बैठ जाते हैं, और जो स्वच्छ जल है उसको हम छानकर अलग कर लेते हैं, छानकर अलग कर लेते हैं। तो इस प्रकार जल के शुद्धिकरण में भी कोलोइडी विलयन का उपयोग होता है, या अपन कह सकते हैं कोलोइडों का उपयोग होता है। हम ले रहे हैं नेक्स्ट वाहित मल के निस्तारण में। हमारे 3 अनुप्रयोग हुए। अब हम बात करेंगे चौथे अनुप्रयोग की, और चौथा अनुप्रयोग है हमारा वाहित मल, वाहित मल के निस्तारण में। वाहित मल के निस्तारण में, देखो समझना ध्यान से। देखो जो बड़े बड़े शहर होते हैं, शहरों की जो गंदी नालियों का जल होता है, या अपन कह सकते हैं गंदे नालों का जल, उसे हम वाहित मल कहते हैं। उसमें गंदगी के कण होते हैं जो ऋणावेशित कोलोइडी कण होते हैं। अब इस वाहित मल को एक बड़े कुंड में इकट्ठा कर लेते हैं, और उस बड़े कुंड में धातु के बड़े इलेक्ट्रोड विपरीत आवेशित, धातु के विपरीत आवेशित बड़े इलेक्ट्रोड लगाकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो जो गंदगी के कण होते हैं वो एनोड पर जाकर स्कंदित हो जाते हैं, या एनोड पर पहुंचकर अवक्षेपित हो जाते हैं, और जो नीचे जो पानी बचता है उसको अलग कर लेते हैं, और उस पानी से खेतों में सिंचाई की जाती है। यानी अपन कह सकते हैं कि उस पानी का उपयोग खेतों में सिंचाई के लिए किया जाता है, और जो एनोड पर गंदगी का जो ढेर है, कचरा प्राप्त हुआ है, उस कचरे का उपयोग खेतों में जो खाद होती है उस खाद के रूप में किया जाता है। तो इस प्रकार वाहित मल का निस्तारण किया जा सकता है। तो अपन कह सकते हैं कि वाहित मल के निस्तारण में भी कोलोइडों का अनुप्रयोग होता है। बात करते हैं नेक्स्ट चरम शोधन की। देखो चरम शोधन कह सकते हैं या चमड़े का शोधन कह सकते हैं। देखो चमड़ा क्या होता है, यानी हम कह सकते हैं पशुओं की खाल, समझना, पशुओं की खाल या चमड़ा, ये क्या होता है, ये प्रोटीन के कणों से बना, प्रोटीन के कणों से बना धनावेशित कोलोइड होता है। धनावेशित कोलोइड होता है। अब हम क्या करेंगे, हम एक टेनिन नामक पदार्थ आता है, टेनिन नामक पदार्थ, और ये टेनिन नामक पदार्थ क्या होता है, ये होता है ऋणावेशित। ध्यान से समझना, ये टेनिन नामक पदार्थ
इस चमड़े के ऊपर डालते हैं। तो देखो चमड़ा क्या है, प्रोटीन के कणों से बना धनावेशित कोलोइडी विलियन, और जो टेनिन है वो क्या है, ऋणावेशित। तो इन दोनों का पारस्परिक क्या हो जाएगा, पारस्परिक स्कंदन हो जाता है। पारस्परिक स्कंदन के द्वारा प्रोटीन के कण चमड़े के ऊपर स्कंदित होकर जमने लगते हैं और चमड़ा कठोर हो जाता है और उस चमड़े में दुर्गंध भी नहीं आती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चर्म शोधन में भी कोलोइडों का महत्वपूर्ण उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा रबर उद्योग में। हम रबर उद्योग की बात करते हैं। देखो रबर उद्योग में भी कोलोइडों का अनुप्रयोग होता है। 6 नंबर, रबर उद्योग में। देखो इसको समझना आप ध्यान से। रबर उद्योग में देखो रबर क्या होता है, यानी हम कह सकते हैं कि रबर के कणों से बना, रबर के कणों से बना ऋणावेशित कोलोइड होता है। रबर के कणों से बना ऋणावेशित कोलोइड होता है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम लेटेक्स भी कहते हैं। लेटेक्स या रबर क्षीर। अब देखो, अब इस लेटेक्स से हमें रबर प्राप्त करने के लिए इस लेटेक्स को उबाला जाता है, उबाला जाता है। तो उबालने पर क्या होगा, रबर के कणों के चारों ओर जो रक्षक परत होती है, रक्षक परत, ये परत टूट जाती है। रक्षक परत टूट जाती है और हमें रबर के कण अवक्षेप के रूप में प्राप्त हो जाते हैं। यानी अपन कह सकते हैं कि रबर के कण स्कंदित होकर अवक्षेपित हो जाते हैं और इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे अवक्षेपित रबर। क्या कहेंगे, अवक्षेपित रबर। और इस अवक्षेपित रबर में हम सल्फर मिलाकर इसको गर्म करेंगे तो हमें वल्कनीकृत, क्या कहेंगे, वल्कनीकृत रबर प्राप्त होता है जिसकी प्रत्यास्थता अधिक होती है। वापस से मैं आपको समझा रहा हूँ कि रबर क्या होते हैं, रबर के कणों से बना ऋणावेशित कोलोइडी विलयन, जिसे हम लेटेक्स या रबर क्षीर कहते हैं। इस लेटेक्स से हमें रबर प्राप्त करने के लिए इस लेटेक्स को उबाला जाता है, गर्म किया जाता है। तो उबालने से रबर के जो कण हैं, उन कणों की जो रक्षक परत है वो टूट जाएगी। रक्षक परत टूटकर रबर के कण क्या हो जाएंगे, स्कंदित होकर या अवक्षेपित होकर हमें प्राप्त हो जाएंगे। यानी अपन कहेंगे कि रबर के कणों का स्कंदन हो जाता है, जिसे हम अवक्षेपित रबर कहते हैं। इस अवक्षेपित रबर में सल्फर मिलाकर हम इसको गर्म करते हैं तो हमें वल्कनीकृत रबर प्राप्त होता है और इस वल्कनीकृत रबर की प्रत्यास्थता अधिक होती है। अब देखो, यदि हमें किसी वस्तु पर रबर की परत चढ़ानी है, कोई वस्तु है, उस वस्तु पर हमें रबर की परत चढ़ानी है, रबर की परत, तो हम क्या करेंगे, हम इस वस्तु का एनोड लेंगे। क्या लेंगे, एनोड, और इसे रबर या क्षीर में डुबोकर, रबर या क्षीर में डुबोकर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो रबर के जो कोलोइडी कण हैं ऋणावेशित, ये एनोड पर अवक्षेपित हो जाएंगे या
स्कंदित होकर एक परत का निर्माण कर लेते हैं और उस वस्तु पर रबर की परत चढ़ जाती है। तो ओवरऑल अपन कह सकते हैं कि रबर उद्योग में भी कॉलॉइडों का अनुप्रयोग होता है। नेक्स्ट अपन लेते हैं रक्तस्राव को रोकने में। रक्तस्राव को रोकने में या अपन कह सकते हैं कि रक्त का थक्का बनाने में, एक ही बात है। देखो हमारा नेक्स्ट अनुप्रयोग है रक्तस्राव रोकने में। 7 नंबर है रक्तस्राव रोकने में। रक्तस्राव रोकने में या हम इसे कह सकते हैं रक्त का थक्का बनाने में। रक्त का थक्का बनाने में देखो जो रक्त होता है वो एल्ब्यूमिन प्रोटीन से बना ऋणावेशित कॉलॉइड होता है। क्या बताया मैंने? रक्त एल्ब्यूमिन प्रोटीन से बना ऋणावेशित कॉलॉइड होता है। रक्त क्या होता है? एल्ब्यूमिन प्रोटीन से बना ऋणावेशित कॉलॉइड होता है। अब हम क्या करेंगे? हम उस पर क्या मिलाएंगे? FeCl3 या ताज़ा फिटकरी का विलयन। ताज़ा फिटकरी का विलयन यानी या तो हम FeCl3 विलयन डालेंगे या फिर ताज़ा फिटकरी का विलयन। हमें पता है इसमें Fe3+ धनायन है और फिटकरी में Al3+ धनायन है। तो ये धनायन ऋणावेशित कणों को स्कंदित कर देते हैं जिससे रक्त का थक्का बन जाता है। रक्त का थक्का बनने से रक्तस्राव रुक जाता है। तो अपन कह सकते हैं कि रक्तस्राव को रोकने में भी कॉलॉइडों का उपयोग होता है। अगला है हमारा कॉलॉइडी वर्षा। कॉलॉइडी वर्षा अगला है कॉलॉइडी वर्षा। देखो 8 नंबर कॉलॉइडी वर्षा या अपन कह सकते हैं कॉलॉइडी बारिश। देखो हमें पता है जो बादल होते हैं, बादल क्या होते हैं? देखो यानी अपन कह सकते हैं कि बादलों में परिक्षिप्त परावस्था क्या होती है? बादलों में परिक्षिप्त परावस्था द्रव होती है। अरे याद करो हमने परिक्षिप्त परावस्था व परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर कॉलॉइडों का वर्गीकरण किया था। वहां पर भी मैंने आपको बादल एग्जाम्पल लिखाया था। तो परिक्षिप्त परावस्था द्रव होती है और परिक्षेपण माध्यम क्या होता है? परिक्षेपण माध्यम होता है गैस। अब देखो बादलों में परिक्षिप्त परावस्था द्रव होती है और परिक्षेपण माध्यम गैस होता है। यानी अपन कह सकते हैं कि परिक्षिप्त परावस्था के कण, परिक्षिप्त परावस्था के कण संगुणित
संगुणित होकर बड़े आकार के कण में परिवर्तित हो जाते हैं। बड़े आकार के कणों में परिवर्तित हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। और जब ये बड़े आकार के कण, यानी ये बड़े आकार के कण जल की बूंदों, क्या कहेंगे, जल की बूंदों का आकार ग्रहण कर लेते हैं, जल की बूंदों का आकार ग्रहण कर लेते हैं, और ये जब नीचे गिरते हैं, धरती पर गिरते हैं, तो हम कहेंगे कि बारिश होने लगती है। तो क्या बताया हमने कि बादलों में परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव होता है, परिक्षेपण माध्यम गैस होते हैं। परिक्षिप्त प्रावस्था के कण आपस में टकराकर छोटी छोटी जल की बूंदों का निर्माण कर लेते हैं। ये बूंदें संगुणित होकर बड़े आकार के कण का निर्माण कर लेते हैं और ये जल की बूंदों के रूप में धरती पर गिरने लगते हैं। तो हम कहते हैं कि कोलोइडी वर्षा या बारिश होने लगती है। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी विपरीत आवेशित जो बादल होते हैं, विपरीत आवेशित बादल, विपरीत आवेशित बादलों के टकराने से भी बारिश होती है। तो अपन कह सकते हैं कि विपरीत आवेशित जो बादल होते हैं, धनावेशित बादल और ऋणावेशित बादल, इसके आपस में टकराने से भी बारिश होती है। तो ये हमारा कोलोइडी वर्षा वाला अनुप्रयोग हो गया। बात करते हैं फोटोग्राफी में। 9 फोटोग्राफी में देखो, फोटोग्राफी में भी कोलोइडों का अनुप्रयोग होता है। देखते हैं फोटोग्राफी में कोलोइडों का अनुप्रयोग किस प्रकार से होता है। 9 फोटोग्राफी में, फोटोग्राफी में देखो, यानी अपन कह सकते हैं कि फोटोग्राफी में जिलेटिन युक्त सिल्वर ब्रोमाइड का कोलोइडी विलयन काम में लिया जाता है। क्या बताया मैंने, जिलेटिन युक्त सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड का कोलोइडी विलयन, सिल्वर ब्रोमाइड का कोलोइडी विलयन प्रयुक्त किया जाता है। अब देखो, ये जो जिलेटिन है, जिलेटिन, ये जिलेटिन यहाँ पर रक्सी कोलोइड का कार्य करता है, रक्सी कोलोइड का कार्य करता है। इस जिलेटिन युक्त, यानी अपन कहेंगे इस जिलेटिन युक्त सिल्वर ब्रोमाइड, इस जिलेटिन युक्त सिल्वर ब्रोमाइड को, सिल्वर ब्रोमाइड को क्या कहेंगे, सेल्यूलोइड, क्या कहेंगे, सेल्यूलोइड, सेल्यूलोइड की परत पर लेपित करके, की परत पर लेपित करके फोटोग्राफिक फिल्म का निर्माण किया जाता है। फोटोग्राफिक फिल्म का निर्माण किया जाता है। वापस से मैं आपको बता रहा हूँ, फोटोग्राफी में जिलेटिन युक्त सिल्वर ब्रोमाइड का कोलोइडी विलयन प्रयुक्त किया जाता है। जिलेटिन यहाँ पे रक्सी कोलोइड का कार्य करता है। इस जिलेटिन युक्त सिल्वर ब्रोमाइड को सेल्यूलोइड की परत पर लेपित करके फोटोग्राफी फिल्म का निर्माण किया जाता है। तो हम कह सकते हैं
कि फोटोग्राफी में भी कॉलॉइडों का अनुप्रयोग होता है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट, आकाश का नीला रंग। देखो, आकाश का नीला रंग, हम इसकी चर्चा पिछले वीडियो में भी कर चुके कि आकाश का नीला रंग क्यों दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा। तो हमारा जो 10 नंबर है वो है आकाश का नीला रंग। आकाश का नीला रंग, देखो समझना, हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि वायुमंडल में क्या होते हैं, अरे धूल के कण होते हैं, धूल के कण, जल वाष्प के कण, जल वाष्प के कण, ये तैरते रहते हैं, तैरते रहते हैं। ये क्या करते हैं, ये प्रकाश के नीले भाग को क्या कर देंगे, प्रकीर्णित, और शेष भाग का क्या कर लेंगे, अवशोषण। जब ये प्रकीर्णित प्रकाश हमारी आँखों तक पहुँचता है तो हमें आकाश का नीला रंग दिखाई देता है। क्या बताया मैंने, वायुमंडल में धूल के कण, जलवाष्प के कण तैरते रहते हैं, ये प्रकाश के नीले भाग का या नीले रंग का प्रकीर्णन कर देते हैं, शेष भाग को ये अवशोषित कर लेते हैं, और ये प्रकीर्णित प्रकाश जब हमारी आंखों तक पहुंचता है तो हमें आकाश का नीला रंग दिखाई देता है। यानी अपन कह सकते हैं कि यहाँ पर धूल के कण कॉलॉइडी अवस्था में तैरते हुए रहते हैं। तो ये हमारा आकाश का नीला रंग हुआ। अब देखो, अब हमारा धूम्र अवक्षेपण और डेल्टा का निर्माण है, तो इन दोनों अनुप्रयोगों को हम डायग्राम से समझते हैं अच्छे से। तो अब मैं इन दोनों के डायग्राम बना रहा हूं। देखो, अब है हमारा जो नेक्स्ट अनुप्रयोग, धूम्र अवक्षेपण और डेल्टा का निर्माण, इन दोनों को हम डायग्राम से समझेंगे। देखो, धूम्र अवक्षेपण यानी अपन क्या कहेंगे, अपन कहेंगे कि फैक्ट्री व कारखानों से निकलने वाला जो धुआं है उसमें क्या होते हैं, उसमें कार्बन व धूल के कण होते हैं, और वह फैक्ट्रियों से निकला धुआं पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है, यानी हमारे पर्यावरण को वो प्रदूषित करता है। तो उस फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं से कार्बन व धूल के कण अलग करने के लिए उस कार्बन व धूल युक्त धुएं को एक विशेष, अपन कह सकते हैं एक विशेष उपकरण या यंत्र में से गुजारा जाता है, और इस यंत्र को कहते हैं कोट्रेल अवक्षेपक, यानी कोट्रेल प्रेसिपिटेटर। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, ये उपकरण क्या है, इसमें देखो आप, इस उपकरण में एक उच्च विभव का एनोड लगा होता है, उच्च विभव का एनोड, देखो ये रहा। इधर से हम कार्बन व धूल युक्त जो धुआं है या गैस है उसको हम प्रवाहित करेंगे। हमें पता है कार्बन व धूल के कण ये क्या होते हैं, ये ऋणावेशित होते हैं, तो ये इस एनोड पर पहुंचकर उदासीन हो जाते हैं, या अपन कहेंगे स्कंदित हो जाते हैं, और ये उदासीन होकर आपस में जुड़कर बड़े आकार के कण बनाकर, अब बड़े आकार के बन जाएंगे तो उन पर गुरुत्वाकर्षण का बल लगेगा और वो नीचे यहाँ पर ढेर के रूप में इकट्ठे होने लगेंगे, और जो वायु बचेगी वो वायु इधर इस चिमनी में आ जाएगी और इधर से बाहर निकल जाएगी, यानी कर्ण रहित व्यर्थ गैस, या अपन कह सकते हैं कर्ण रहित बेकार गैस, यानी इसमें धूल व कार्बन के कण नहीं है और ये वायुमंडल में चली जाएगी। तो ये उपकरण है हमारा कोट्रेल अवक्षेपण, और इस प्रक्रिया को बोलते हैं धूम्र अवक्षेपण। तो हम फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं को कार्बन व धूल के
कणों से रहित बना सकते हैं। या अपन ऐसे कह सकते हैं कि फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं से कार्बन व धूल के कणों को अलग कर सकते हैं, ताकि अब ये जो गैस है ये वातावरण को दूषित नहीं करेगी, यानी वातावरण के लिए हानिकारक नहीं रहेगी। तो ये हमारा धूम्र अवक्षेपण हो गया। डायग्राम को आप अच्छी तरीके से अभ्यास करेंगे 1-2 बार लिखकर, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ये कोटरेल अवक्षेपक है, ये अर्थिंग है, भूसंपर्कित। ये यहाँ पे स्कंदित या उदासीन होकर कार्बन व धूल के कण इकट्ठे हो जाते हैं, इधर वायु निकल जाती है इस चिमनी में से होकर, और इधर से हम कार्बन व धूल युक्त गैस को प्रवाहित करते हैं। ये उच्च विभव यानी एनोड लगा होता है, उच्च विभव। तो ये हमारा कोटरेल अवक्षेपक का डायग्राम है। अब बात करते हैं डेल्टा का निर्माण। देखो, डेल्टा का निर्माण होता है नदी जहाँ पर समुद्र में मिलती है, उस मिलने के स्थान पर डेल्टा का निर्माण होता है। हमें पता है नदी मैदानों में से बहती हुई, पहाड़ों में से बहती हुई अपने साथ रेत व धूल मिट्टी के कण बहाकर ले जाती है, और जब यह नदी समुद्र में मिलती है, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि समुद्र में गिरती है। हमें पता है नदी का जल जब समुद्र के जल के संपर्क में आएगा तो नदी के जल में क्या है, रेत के ऋणावेशित कोलोइडी कण, रेत के ऋणावेशित कोलोइडी कण होते हैं। तो जब नदी का जल समुद्र के जल के संपर्क में आता है, और हमें पता है समुद्री जल में क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के विद्युत अपघटय, जैसे NaCl, MgCl2, KCl। तो इनके जो धनायन हैं, देखो मैंने धनायन दिखाए, Na+, K+, Mg2+, K+, Na+, Mg2+। ये धनायन इस रेत के, ये अपन कह सकते हैं कि मिट्टी के ऋणावेशित कणों का स्कंदन कर देते हैं, और ये रेत के कण उदासीन हो जाएंगे, और यहाँ पर इनका एक अपन कह सकते हैं कि त्रिकोणीय आकृति में ये एक ढेर के रूप में इकट्ठे हो जाएंगे, और इस त्रिकोणीय आकृति यानी रेत के कणों के द्वारा बनाई गई त्रिकोणीय आकृति ही डेल्टा कहलाती है। तो इस प्रकार डेल्टा का निर्माण हो जाता है। वापस से मैं आपको समझा रहा हूँ, नदी अपने साथ रेत के ऋणावेशित कोलोइडी कण बहा के ले जाती है, या अपन कहेंगे कि नदी के जल में रेत मिट्टी के कण कोलोइडी अवस्था में तैरते रहते हैं। ये ऋणावेशित कोलोइडी कण होते हैं, ये नदी का जल है, नदी इधर से प्रवाहित होके समुद्र में मिल रही है। जब नदी का जल समुद्र के जल के संपर्क में आता है तो समुद्र के जल में विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, विद्युत अपघटय। उन विद्युत अपघटयों के धनायन इन रेत के ऋणावेशित कोलोइडी कणों का स्कंदन कर देते हैं, और ये कण यानी ये मिट्टी के कण यहीं पे ढेर के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं त्रिकोणीय आकृति में, और इस त्रिकोणीय आकृति को ही हम डेल्टा कहते हैं। क्या है ये? मिट्टी के स्कंदित कण कह सकते हैं, या मिट्टी के उदासीन कण कह सकते हैं, और जो नदी का जल है वो समुद्र में मिल जाता है। तो ये डेल्टा का निर्माण है। इस डायग्राम को भी आप ध्यान में रखोगे, और इस डायग्राम को भी आप ध्यान में रखोगे, धूम्र अवक्षेपण, और ये है डेल्टा का निर्माण। तो देखो, इस आज के वीडियो में हमने कोलोइडों के अनुप्रयोग का अध्ययन किया है, यानी अपन कह सकते हैं कि हमारा सरफेस केमिस्ट्री वाला जो चैप्टर है वो 23 पार्ट्स में कंप्लीट हो चुका है। हमने अकॉर्डिंग टू सिलेबस डिटेल से 1 बाय 1 टॉपिक टू टॉपिक हमने इस चैप्टर का अध्ययन किया है। तो आप दोबारा से इन 23 वीडियो को आप लगातार देखेंगे ताकि आपको ये चैप्टर कंठस्थ हो जाए और कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं आई। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके, धन्यवाद।